voice is audible to you? Yes. So, quick revision of yesterday class. कल हमने जो डिजीजेस के अकॉर्डिंग पढ़ा था कौन कौन सी सामान्य द्रव्यास आप मेडिसिन जो है वो एडवाइस कर सकते हैं डे टू डे ओपीडीज में. सो अगर आपके पास पेशेंट अप्रोच करता है और यू आर हैविंग ए पंचकर्मा सेंटर या आप उसको स्टार्टअप कर रहे हैं या कर चुके हैं, सो लाइक दैट उसमें आप कुछ थेरेपीज जो हैं वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं लोकली. क्योंकि ओरल ड्रग से, जैसे कल डॉक्टर वंदना ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम पीसीओडी का पेशेंट है, उसको ऑलरेडी वो कांचनार गुगुल वृद्धि वाटिका बटी कुमारी आसव ये सब चीजें दे चुकी है बट पेशेंट इज नॉट रिकवर. देखिए क्या होता है, तो पॉजिटिव फैक्टर्स को हमें समझना है. अगर किसी पेशेंट की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या उसको रीअक्रेंस, मैम ने बताया था कि 3 महीने मैंने पहले मेडिसिन खिलाई और फिर उसका अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल आया बट दोबारा से रीअक्रेंस हो गया. तो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द रीअक्रेंस ऑफ द डिजीज? रीअक्रेंस उन्हीं कंडीशंस में, उन्हीं पेशेंट्स में होता है जहां पे हम निदान परिवर्जन चिकित्सा नहीं करते हैं. हमें सबसे पहले पेशेंट के कॉज को समझना है, क्योंकि पीसीओडी की जो डिजीज अगर आप ट्रीट करते हो तो उसमें सबसे पहले पेशेंट का जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या उसका डाइटरी हैबिट अगर सही नहीं है तो उसमें रीअक्रेंस होने के चांसेस होते हैं. सेकेंड, आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट में जब हम निदान परिवर्जन चिकित्सा को देते हैं पेशेंट को, तो उसमें मेडिसिन के साथ साथ आपको पेशेंट की डाइट इन सब चीजों को और योगासन आप एडवाइस कर सकते हो, कपाल भाती एंड ऑल. इसके बाद आपको पेशेंट को जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट्स के लिए प्लान करना होता है, आप उसको उत्तर बस्ती लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या पिछू लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे सकते हो. देखो जो लिकोरिया वाला पेशेंट्स रहता है जिसको इनफर्टिलिटी है बट द प्रीवियस हिस्ट्री अगर हम उसको लेते हैं तो उसके यूएसजी में कहीं पीआईडी आया है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आई है, उस कंडीशन में हमें सबसे पहले पेशेंट को परिक्षेक प्रक्षालन करवाना चाहिए. प्रक्षालन जो है वो नियोग्रदादि कषायन से आप करवा सकते हैं. अदरवाइज वट के जो जड़ रहती है, वट के पेट की जो जड़ रहती है, जो वट की लीव से ऊपर से निकलती है, तो उनको वी कैन यूज. पेशेंट को अगर लिकोरिया की दिक्कत है और पीआईडी है और उसको इनफर्टिलिटी को फेस कर रहा है, उसमें वी कैन सी दैट समटाइम्स जो होता है सर्वाइकल पीएच जो होती है वो डिफर कर जाती है. अगर पीएच स्टैंडर्डाइज नहीं होगी तो उसमें जैसे स्पर्म एंटर है योनि पिचू की सहायता से, योनि पिचू में जाते यदि तेलम का पिचू दिया जा सकता है, बला ऑयल का पिचू दिया जा सकता है, घृत का पिचू दिया जा सकता है या रसायन घृतों का पिचू दिया जा सकता है. पिचू को किस तरह से फॉर्म किया जाता है? जैसे सिंपल आप गॉज पीस बनाते हो उसी तरह से एक बड़े से कॉटन को गॉज पीस के अंदर डालना है और बाहर से उसकी एक लीड सी निकाल देनी है, ताकि पेशेंट जब इस मेडिसिन को पल घृत को या किसी भी ऑयल को जो आप रिकमेंड कर रहे हो उसको लगा के जब इंसर्ट पर वेजाइनली लेगा तो 2 घंटे के बाद पिचू को एक्सपेल करना होता है. अगर हम 2 आवर्स के बाद पिचू को एक्सपेल नहीं करते हैं तो वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. पिचू को बाहर निकालने के बाद भी पेशेंट को ल्यूकवार्म वाटर से उसे क्लीन करना होता है. ठीक है. सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. आपको आई विल गिव द आइडिया अबाउट द उत्तर बस्ती. कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए आपको प्रैक्टिकल सेशंस को ज्वाइन करना है. अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सो यू कैन रिवाइज योर टॉपिक और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. और इट्स माय एडवाइस, अगर किसी भी पेशेंट को पिचू धारण देना है तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर, आप रिकमेंड करिए. किसी भी पेशेंट को अगर आपने प्रक्षालन भी करवाना है तो डे टू डे ओपीडी में विद मेडिसिन के साथ आप प्रक्षालन करवा सकते हैं. बट अगर आपको गायनिकली एक्सपीरियंस है देन ओनली यू कैन गो फॉर द उत्तर बस्ती लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. बिकॉज उत्तर बस्ती कभी भी किसी पेशेंट को कंडक्ट करना है तो आपको प्रॉपर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए. अगर आपने ऑलरेडी किसी गायनिक डिपार्टमेंट में डिलीवरीज और इन सब चीजों में काम किया है तो यू कैन इजिली डू दिस प्रोसीजर, बट यू हैव टू मेजर अंडर द इन्फेक्शन कंट्रोल. क्वालिटी मेजर के अंदर ही इस प्रोसीजर को किया जाता है. अगर आपके पास कोई हॉस्पिटल का सेटअप है, अदरवाइज यू कैन टाई अप विद सम हॉस्पिटल. आप प्रोसीजर को सीख के किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप भी कर सकते हो ताकि आप अपने इस प्रोसीजर को पेशेंट को दे सके. सो आई एम गिविंग यू द स्लाइड्स एंड गो थ्रू द उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट किस तरह से फीमेल्स में किया जाता है एंड ऑल्सो इन द मेल. तो मेल्स में अगर किसी का स्पर्म काउंट जो है वो कम है, ओलिगोस्पर्मिया की तरफ पेशेंट जा रहा है, उस कंडीशन में भी आप पेशेंट को विद मेडिसिन के साथ इस प्रोसीजर को एडवाइस कर सकते हैं. माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू आई थिंक. सो
before explaining this Uttar Basti procedure, we can go a very short expected question जो last के 2 day sessions में मैंने आपको करवाए थे. I think it's clear to all of you. Defined primary infertility and any 5 female factor responsible for it. Anybody is having any idea? 2 दिन की आपकी क्लास में जो आपने लेक्चर लिया है, सो कोई भी वॉलंटियरली मुझे एक्सप्लेन करेगा, किसी को आइडिया हो कि व्हाट इज इनफर्टिलिटी एंड हाउ वी कैन ट्रीट, व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर बिहाइंड दिस? सो क्विक रिवीजन के लिए प्लीज आप में से कोई भी वॉलंटियर जिन्होंने 2 दिन का सेशन प्रॉपर अटेंड किया है, दे कैन एक्सप्लेन व्हाट इज इनफर्टिलिटी, कब हम इनफर्टिलिटी को ट्रीट करेंगे पेशेंट्स पे, और उसके क्या 5 पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं. So nobody want to participate. Hello ma'am. Yes. Hello? Yes Manju ji. हाँ मैम. Yes. इनफर्टिलिटी उस कंडीशन को माना जाएगा जब 1 साल तक कोई सेक्सुअली एक्टिव है लेकिन फिर भी वो कंसीव करने के लिए कैपेबल नहीं है, उस कंडीशन को हम कहेंगे. कॉजेज उसके बहुत सारे हो सकते हैं. फर्स्ट कॉज उसमें एक टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है. सेकंड कॉज साइकोलॉजिकल कॉज. यस. हाँ, साइकोलॉजिकल कॉज हो गया. पीसीओडी, पीआईडी, ये कॉज हो गया. लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वेट गेन, ये कॉज हो गया. फीमेल में, मेल में, दोनों में हो सकता है. मेल में लो स्पर्म काउंट, स्ट्रेस, एंजाइटी, डायबिटिक, पेशेंट का डायबिटिक होना, ये या थायराइड होना, इस तरह का कोई हेल्थ अदर हेल्थ इश्यूज जो इनडायरेक्टली फर्टिलिटी को कर रहा है. लो स्पर्म काउंट होना, उसके बहुत सारे विटामिन्स के डेफिशिएंसीज होना बॉडी में, तो ये हो सकता है जी. फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना. ओके, वेरी नाइस. That means you understand this. Yes. Yes, tubal blockage. हाँ, tubal blockage some हो सकता है. uterine factor also. Yes. That is maybe tubal factor हो सकता है, uterine factors हो सकते हैं. Okay. Very very nice. You understand the 2 day session. Okay. So we will move to the next questions. Very nice, very good, Manju ji. जी. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. So next, what test we can done for the ovulation? Yesterday I explained you can conduct some test for the ovulation. आपको ovulation studies अगर किसी पेशेंट का करवाना है, so आप कौन से investigations जो है वो करवा सकते हैं, कौन से टेस्ट के लिए पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं फॉर द ओव्यूलेशन? मैम AMH. Dr. Sushil, please, highlight on the points that which test is indicated for sorry ma'am, not able to hear properly. This 3-day session is an interaction section. Hello. Yes ma'am. Yes, Dr. Sushil. Yes, मैं डॉक्टर सुशील से बोल रही हूँ, या फिर somebody else, कोई भी और भी voluntarily अपना आंसर दे सकता है. So they can also mention the chat box अपने hand को raise करके, so I can understand. Ma'am, what is the question? को समझ आ गया है, the things जो में basic things है, किस तरह से आप इनफर्टिलिटी को डील कर सकते हैं. So my question is that कि अगर आपको पेशेंट को ओव्यूलेशन स्टडी करवाना है, तो उसके लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशंस आप करवाएंगे? डॉक्टर गौरव, डॉक्टर पूनम is there? Anyone from your side? अजीत जी? So nobody can understand कि कौन सा टेस्ट हम ओव्यूलेशन के लिए करवा सकते हैं? HSG मैडम, HSG. HSG, हिस्टोसल्फेंजियोग्राफी. डॉक्टर साहब, हिस्टोसल्फेंजियोग्राफी का जो टेस्ट होता है, दैट इज फॉर द फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज.
ये पीरियड के 5th डे के बाद, पीरियड स्टॉप होने के बाद किया जाता है HSG, और इसका मेन डिटेक्शन होता है, आप ट्यूबल ब्लॉकेज को समझ सकते हो। ये जस्ट लाइक जैसे आप एक्सरेज करवाते हैं ना, इसमें डाई डाल के अंडर एक्सरेज यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब को एग्जामिन किया जाता है। तो HSG इज फॉर ट्यूबल ब्लॉकेज, नॉट फॉर द ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन स्टडी के लिए आप कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं? एनीबडी एल्स? यस मंजू जी, यू कैन एक्सप्लेन। डॉक्टर दिव्या इज देयर। डॉक्टर दिव्या, यू कैन टेल मी। मैम AMH बोला मैंने। Yes, Manju ji, you can tell me which test can be indicated. Yes. And ovulation के लिए you can go tell the patient to go for the ovulation study. Ovulation study. Ma'am, we can go for USG follicular study. Yeah, follicular study. Yes. Yeah. Follicular study for the other जिनको नहीं समझ आया कल, follicular स्टडी जो है, आप पेशेंट का नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसके बाद पीरियड्स के 10th डे के से आप उसको ओव्यूलेशन स्टडी के लिए भेजोगे। यू विल गेट द आइडिया कि उसका एग जो है उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या है। ओव्यूलेशन स्टडी में आपको जो है 2-3 पैरामीटर्स को समझना होता है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस को देखना है, सेकंड आपने उस इन्वेस्टिगेशन में एग के साइज को देखना है, और मेच्योर एग कब रप्चर हो रहा है। अगर पेशेंट का एग रप्चर हो रहा है 17 to 18 डे, that is the time of ovulation, उसके अकॉर्डिंग you can plan for the second line of treatment. ठीक है? So next question. List of any 2 indication or any 3 contraindication for hysterectomy. हेलो। Yes. मैम आई थिंक इसको थोड़ा और डिटेल में समझना और स्टडी करने की जरूरत है, ओवुलेशन पीरियड की स्टडी को। Yes, ma'am. The thing is that I told you the 3-day session is only for the interaction section, जिसमें आपको ना बेसिक चीजें पता चल जाती हैं कि अगर आपके प्रॉपर्टी में नॉर्मल पैरामीटर से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स को, और आयुर्वेदा के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हो। ठीक है? 3 days में नोबडी कैन अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, तो उसके लिए आपको रेगुलर कोर्स को ज्वाइन करके ना आप 1-to-1 डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। मैम जो आपका ये जस्ट टाइम। यस। हाँ मैम, क्या ये जो आपका रेगुलर कोर्स है, आपका ये टोटल कॉन्सेप्ट जो है वो आयुर्वेदा बेस्ड है, तो इसमें स्टडी में क्या हमारा पूरा डीप स्टडी ऑफ साइंस रहेगा? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें ना वी आर डीलिंग विद बोथ कॉन्सेप्ट। इसमें यस टोटली मेडिकल से रिलेटेड है। इसमें एलोपैथिक और आयुर्वेदा दोनों ही तरह से आपको, क्योंकि गायनी इज अ सब्जेक्ट जिसमें आपने मॉडर्न का भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आयुर्वेदा कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो कोर्स इज डिजाइन लाइक दैट, इसमें आपको बोथ साइड से ट्रेन किया जाता है। Without understanding the menstruation cycle, you can't do the treatments to the patient, ना? Yes, ma'am. बहुत ही concepts रहते हैं। So today आपकी कोई भी queries होगी ना, at the last I will give you 5 to 10 minutes, then you can ask me, okay? Yeah, otherwise my team will tell you, explain you all the things. Okay, ma'am. So Manisha is there. अगर मनीषा जी हैं आप, तो डॉक्टर मंजू को ना पूरा अपना DHU वाला कॉन्सेप्ट का मैम को पूरा सिलेबस शेयर कर देंगे। सो यू विल गेट द आइडिया कि हमारे सिलेबस में किन चीज क्या क्या है। सो नेक्स्ट टुडे वी कैन फोकस ऑन द ट्रीटमेंट पार्ट, जैसे शमन चिकित्सा के बारे में कल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, कौन कौन से मेडिसिन आप पेशेंट को दे सकते हो। इसके साथ अगर आपके पास पंचकर्मा सेंटर है तो आप शोधन ट्रीटमेंट आप उसको एडवाइस कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेशेंट को ना विरेचन प्लान का डायरेक्शन में जाएंगे, और हम अपानवात का जो विशेषण है उसको हम कवर अप कर सकते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आप पेशेंट को पिचू धारण करवा सकते हैं, स्थानिक चिकित्सा दे सकते हैं। और जो बेस्ट ट्रीटमेंट है इनफर्टिलिटी की डिजीजेस में, उसमें उत्तर बस्ती का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट के लिए जो आप पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं, पहले उसको माइल्ड परगेटिव देंगे, नेक्स्ट पीरियड्स के 5th डे से इस प्रोसीजर को किया जाता है। इस प्रोसीजर को करने के लिए जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, दैट इज कटिंग शीट की रिक्वायरमेंट्स रहेगी,
सिंपल रबर कैथेटर या वी आर यूजिंग द, हम इसमें फीडिंग ट्यूब को यूज करते हैं। फीडिंग ट्यूब से सबसे पहले तो इंफेक्शन होने के चांसेस जो है वो नील हो जाते हैं, स्टेरलाइज्ड रहती है, और सेकंड पिन पॉइंटेड रहता है। सम ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट दे आर यूजिंग दिस रबर कैथेटर को भी यूज कर सकते हो आप, रेड रबर कैथेटर। बस इसमें इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, आप स्टेरलाइज्ड भी कर लेते हो, फिर भी देयर इज सम, और द थिंग इज दैट फीडिंग ट्यूब जो है वो पिन पॉइंटेड रहती है, तो इजीली वो सर्विक्स के अंदर इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमें स्पेसिफिकेशंस करना होता है, पीरियड्स की 6th डे से कंटिन्यू आप 5 डेज तक प्लान कर सकते हो। अगर किसी का बिल्कुल भी ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, या एग का साइज बहुत छोटा है, डोमिनेंट एग्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, उस कंडीशन में वी कैन एडवाइज टिल 10 डेज तक भी कॉन्टिन्यूसली हम उसको उत्तर बस्ती प्लान कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, और भी की रिक्वायरमेंट रहेगी मेडिसिन में, आप पॉलीग्रिस को ले सकते हैं, बला तेल को ले सकते हैं, हम सेचुरी आदि ऑयल से भी देते हैं, उत्तरवर्ती धर्मंतरम तेल से भी देते हैं। इफ द पेशेंट इज हैविंग सम ट्यूबल ब्लॉकेज, उसके आप हमारा क्षार तेल से भी उत्तरवर्ती रिकमेंड की जाती है। टॉवल क्लिप्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, वल्सलम की, सिंस्पेकुलम, कस्कस। यू कैन डू द उत्तरबस्ती विद द बोथ, कस्कस से भी कर सकते हो, सिंस्पेकुलम से भी कर सकते हो। सिंस से करना थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। यू कैन रिट्रैक्ट द डाउनवर्ड पोर्शन और इजीली आप सर्विक्स के अंदर मेडिसिन को इंसर्ट कर सकते हो। यू जस्ट गो थ्रू द प्रोसीजर। अगर आपको गायनी एक्सपोजर है तभी आप ट्राई करिएगा, अदरवाइज डोंट डू ब्लाइंडली ऑन द पेशेंट, जिससे पेशेंट की कुछ हार्मफुल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, तो इसलिए आपको पूरा चैप्टर को गो थ्रू करना है, देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस प्रोसीजर। जो पंचकर्म के रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर है, कीचू धारण, प्रक्षालन, ये आप इजीली पेशेंट पे कर सकते हैं। धूम भी कर सकते हैं। धूम के प्रोसीजर में आपने पेशेंट को किसी ऐसी चेयर पे बिठाना है जो नीचे से कटिंग वाली हो, या अदरवाइज स्टैंडिंग पोजीशन में भी धूम दिया जा सकता है। धूम के लिए आप पलाश को यूज कर सकते हैं, या फिर यू कैन यूज देयर इज अ मेडिसिन, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो न्यूकोरिया की कंडीशन में इनफर्टाइल पेशेंट्स को दी जाती है, उनका धूम क्रिएट करके आप धूम वेजाइनली धूम दे सकते हैं। सो अगर आपको एक्सपोजर है, देन ओनली यू कैन गो फॉर द दिस प्रोसीजर। देखिए इसमें यू कैन सी इन द पिक्चर, जब हम IUI करते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशंस, उसमें क्या होता है कि स्पर्म को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है कैथेटर के द्वारा, और इट कैन लीड टू द अपर पार्ट ऑफ द फंडस। ये फंडस के पास रहता है, बट इट कांट बी टच टू द फंडस। जब भी आप कैथेटर या फीडिंग ट्यूब को यूज करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को अभ्यंगम और स्वेदन देना होता है, दैट इज स्नेहन एंड स्वेदन। स्नेहन स्वेदन देने से लोकल लुब्रिकेशन रहता है, और सेकेंड थिंग, पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशंस होनी है ना, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं, रिप्लेस करेंगे। कैथेटर का साइज जो है आपने यूट्राइन साउंड से भी चेक कर सकते हो, हल्का सा सर्विक्स को डायलेट करके, देन यू कैन पुट द यूट्राइन साउंड एंड चेक द size of the uterus, then only you can insert this feeding tube. अगर वी आर यूजिंग द क्षार तेल, अगर आप क्षार तेल यूज कर रहे हैं तो क्षार तेल हल्का सा पंजेंट रहता है, इरिटेंट होने के कारण ही दे कैन हैविंग ए कैपेसिटी टू ओपन द फेलोपियन ट्यूब, एंड दे कैन आल्सो हेल्प इन रिडक्शन ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। बिकॉज PCOD का रीजनरेशन इसलिए होता है, अगर पेशेंट की प्रगति कफ है तो कफ का एकमुलेशन होने की वजह से अगेन एंड अगेन सिस्ट डेवलप हो सकते हैं। उस कंडीशन में कफ का शमन करना है, और जो मेडिसिन भी हम यूज करेंगे वो कफ शामक ही देंगे। तो उस कंडीशन में अगर अपमार्ग क्षार तेल से आप उत्तर बस्ती देते हो तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यू कैन सी। नेक्स्ट, जब आप इसमें मेडिसिन को पोर करते हो, इट कैन गोज इनसाइड द, जस्ट ऐसे इसी तरह से मेडिसिन कैन गोज टू द ये आपके फेलोपियन ट्यूब पे जाएगी, देन इट कैन गोज कम टुवर्ड्स दिस ओवरी के पार्ट पे एक्ट करने शुरू करेगी। सो पैथोलॉजी को अगर आप समझते हैं तो डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ द मेडिसिन दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्रोतस अवरोध। जहां पे भी स्रोतस में अवरोध हो जाता है, दैट इज द accumulation ऑफ द दोषास की वजह से उसको हम एक्सपेल आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ द उत्तर बस्ती? उत्तर बस्ती के प्रोसीजर के लिए जो हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, यू कैन टेक द 3 to 5 cc
3 से 5 ml तक ही आप डालेंगे इन्फेंट फीडिंग ट्यूब की सहायता से. यू कैन पुट इनसाइड द सर्विक्स. Before this you have to go for the Snehana and Svedana. After giving the पोजीशन पे पेशेंट को 15 मिनट टू 1 आवर के लिए आपने लिटाना होता है. सो अगर पेशेंट इसमें कई बार पेशेंट को होता है कि दे आर इन पिक, दे कांट रेस्ट फॉर द 1 आवर, तो उसमें है अगर मिनिमम आप 15 टू 20 मिनट्स उसको रेस्ट करवाइए और उसके बाद उसको बोले कि वो पैरों को ऊंचा करके एलिवेशन करके ही वो दे कैन मूव. अगर किसी गाड़ी में भी जाते तो पैरों को ऊंचा करके रखेगा. सो द मेडिसिन्स यू कैन यूज फॉर द दिस उत्तर बस्ती प्रोसीजर. फर्स्ट इज फॉर द पीसीओडी अपमार्ग क्षार तेल को यूज करेंगे. फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में भी यू कैन यूज अपमार्ग क्षार तेल. पेशेंट इज हैविंग ए इनफर्टाइल ऑफ अननोन रीजन, तो वायु को शमन करने के लिए आप नारायण तेल या फलघृत को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो इम्प्रूवमेंट करेगा हमारे बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए, उसके लिए फलघृत को या बला ऑयल को यूज करना है. यष्टिमती मधु ऑयल को भी यूज किया जा सकता है. जो पोजीशन रहेगी दैट इज केमिकली पोजीशन में आपने लेना है. ये मेडिसिन को डायरेक्ट इंसर्ट करने का प्रोसीजर है. यू कैन सी ऑन द पिक्चर किस तरह से कैथेटर जो है वो आपका मूव करेगा, और अगर आप उसको एक्सरेज के अंडर या यूएसजी के अंडर भी इस प्रोसीजर को करना चाहते हैं तो यू कैन सी हाउ द मेडिसिन कैन गो इनसाइड दिस यूट्रस एंड इट कैन स्प्रेड टू द एडजेसेंट एरिया. इंडिकेशंस क्या है उत्तर बस्ती की इंडिकेशन जो है वो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स में दिया जा सकता है. जिन पेशेंट को एमेनोरिया की प्रॉब्लम है, प्राइमरी या सेकेंडरी एमेनोरिया है या डिसएमेनोरिया की कंडीशन है, पेशेंट को मैनोरेजिया की प्रॉब्लम है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, इन सब कंडीशंस में हम उत्तर बस्ती को दे सकते हैं. उत्तर बस्ती को इट इज यूज इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. पेशेंट को अगर प्राइमरी इनफर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है उसमें भी उत्तर बस्ती को दिया जा सकता है. इट इज वेरी मच यूजफुल इन द रिमूवल ऑफ द ट्यूबल ब्लॉकेज. किसी भी पेशेंट को HSG में अगर ट्यूबल ब्लॉकेज आती है तो यू कैन रिकमेंड फॉर दिस प्रोसीजर. पीसीओडी में रिकरेंट अबॉर्शन में देखिए, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर, इनफर्टिलिटी इज नॉट डीलिंग विद दैट कि पेशेंट को कंसीव ही करवाना है. आफ्टर दैट 9 मंथ्स की रेजीम देखी गर्भ संस्कार के माध्यम से यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द पैरामीटर्स जिससे पेशेंट को उसकी जो स्टिंक्चर्स है, जो उसकी पॉजिटिव फैक्टर्स बन रहा है रिकरेंट अबॉर्शन का, उसको हम सबसाइड कर सके. सो यू कैन एडवाइज द पेशेंट टू टेक दिस ट्रीटमेंट. आफ्टर दैट अगर पेशेंट को आप रिकमेंड करते हैं अगर आप पेशेंट को रिकमेंड करते हैं उत्तर बस्ती का प्रोसीजर, सो स्टार्टिंग में आप किसी भी डॉक्टर से टाई अप कर लीजिए जिनको ऑलरेडी प्रोसीजर्स आते हैं, उनके साथ भी कर सकते हैं, या अदरवाइज किसी हॉस्पिटल के साथ आप टाई अप करके प्रोसीजर को करिए. बिफोर विदाउट गिविंग स्नेहना एंड स्वेदना आपको डायरेक्ट उत्तर बस्ती नहीं करनी है, बिकॉज पेशेंट इसमें वेसोवेगल शॉक में भी चला जाता है समटाइम. अगर आपने कॉन्ट्रा इंडिकेशन को समझ लिया तो यू कैन इजीली परफॉर्म दिस प्रोसीजर. जो आपका फीडिंग ट्यूब रहता है वो इट शुड नॉट टच टू द यूट्रस. फीडिंग ट्यूब का जो आपने इंसर्ट करना है वो आप ओनली 3 to 5 सेंटीमीटर से इंसर्ट करेंगे ताकि वो यूट्रस के फंडस को टच ना करे. जब वो फंडस को टच करता है तो देयर विल बी ए परफोरेशन. या किसी पेशेंट की एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत ज्यादा है, वहां पे भी उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है. सो यू हैव टू नो द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द उत्तर बस्ती, देन ओनली यू कैन परफॉर्म द प्रोसीजर. नेक्स्ट, अगर मेल में अगर आप प्रोसीजर को करते हैं, सो मेल में जो रहता है, आई विल शेयर यू द पिक्चर, यू कैन गेट इट. और मेल में जो प्रोसीजर रहता है इसमें मेल में भी डायरेक्ट अगर किसी को एंजियोस्पर्मिया है या जिसकी क्वालिटी ऑफ द स्पर्म डाउन आ रहा है, उस कंडीशन में भी उत्तर बस्ती दी जा सकती है. फल घृत के साथ दे सकते हैं, या आप बला ऑयल के साथ उत्तर बस्ती, महानारायण ऑयल के साथ उत्तर बस्ती दी जाती है. इसमें सिमिलर लाइक दैट जैसे अगर आप कैथेटर इंड्यूस करते हैं मेल्स में, सेम वही प्रोसीजर होता है. प्रॉपर दिस एंटीसेप्टिक कंडीशन के अंडर पहले आप बेटाडीन या जातियादी ऑयल से प्रॉपर उसको क्लीन करिए. देन नेक्स्ट स्टेप में यू कैन
टेक द मेडिकेशन जो है वो भी आपको स्टरलाइज्ड लेजर से ही ध्यान रखते हुए मेडिसिन को इंसर्ट करना है, और सिमिलर प्रोसीजर जैसे कैथेटर आपने इंड्यूस करना है उसी अकॉर्डिंग आप मेडिसिन को इंड्यूस कर सकते हैं. सो यू कैन डू दिस प्रोसीजर. I will discuss one case with you. The patient को आप कैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट किस तरह से रिकमेंड करते हैं. If the patient is having comes to your OPD with the this multiple problems या infertility को causative factors patient आता है जिसको ऑलरेडी जो बताया है प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, तो बेसिक्स तो आपको क्लियर होगा कि आपने उसको कौन कौन से एग्जामिनेशन करवाने हैं. सो अगर पेशेंट को आपने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन करवा के आया है, सो उस कंडीशंस में आप डायरेक्ट मेडिकेशंस पे उसको प्लान कर सकते हो. इसके बाद कुछ ऐसे अगर आपको पेशेंट को से 3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का ट्रीटमेंट को प्लान करना है तो आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं. जस्ट आई विल गिव यू द आइडिया अबाउट दैट. The case study is that the patient is having the age of 34 years, जो ऑलरेडी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है जिन पेशेंट्स को जो हम ट्रीट कर चुके हैं. तो उस पेशेंट को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी था. मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट द टाइम ऑफ उसका इन्वेस्टिगेशन जो था वो डिस्टर्ब था, और ओव्यूलेशन साइकिल में स्कैंटी फ्लो था. जब भी आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो यू हैव टू चेक दैट कितने दिन उसको ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन उसका साइकिल क्या है, ब्लीडिंग फेज कितना है, डिस्मेनोरिया पॉजिटिव है. इसकी मैरिज की हिस्ट्री को 10 साल हो चुके थे, और सेकेंडरी इसका एसोसिएटेड कंप्लेंट जो है वो एंड्रोमेट्रोसिस का था. इस पेशेंट हमारे पास HSG की रिपोर्ट लेके आया था, तो इसमें इसका ट्यूबल ब्लॉकेज था. इसमें जो हमने फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था दैट इज ए कांचनार गुब्बू 2 टैबलेट विडी, टैबलेट रजा प्रवर्तनी वटी मैंने इसको स्टार्ट की थी. आफ्टर दैट इसको हमने कुमारी आसफ और चंद्र प्रभावती को भी ऐड किया. इसके बाद यू कैन स्टार्ट जो 3rd मंथ था इस पेशेंट का, इसमें हमने गर्भधारक योग, क्योंकि जो फर्स्ट 2 मंथ्स का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इसमें आपने देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गर्भ शोधन करना है. इसमें आप पेशेंट को रजा प्रवर्तनी वटी देखिए, इसके पीरियड्स को इंक्रीज करेंगे और उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को एकदम स्टिमुलेशन में लेके आएंगे. नेक्स्ट पेशेंट को यू कैन प्लान फॉर द किसी भी आशा वरिष्ठ पे अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बेस्ट आशा वरिष्ठ में आप दशमूला रिस्ट को दे सकते हैं, ये कुमारी आशा को दे सकते हैं. सो दैट वो ये जो ड्रग्स है इज इंडिकेटेड. तो कुमारी आसफ को ऐड कर सकते हैं, दशमूला रिस्ट को ऐड कर सकते हैं. इसके बाद 3rd मंथ पे हमने उस पेशेंट को गर्भधारक योग दिया था, तो गर्भधारक योग फॉर द 2 मंथ्स रेगुलर आपने देना है. तो 3 to 4 मंथ्स में पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ आ जाती है. सिमिलर वन मोर केस आई विल डिस्कस विद यू. अगर पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवरी जो बहुत कॉमन ओपीडी में पेशेंट आता है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में भी फर्स्ट आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा. आप उसको डिटॉक्स करिए, उसको विरेचन प्लान करिए, मृदु विरेचन दीजिए. ये क्लासिकल विरेचन प्लान कर सकते हैं तो बेस्ट है. क्लासिकल विरेचन के बाद उसके पीरियड जो है वो सही हो जाता है. तो उसके बाद जो उसमें आप यू कैन एडवाइज द पेशेंट कि आप विरेचन के बाद आप उसको शमन औषधि पे लेके आएंगे. शमन औषधि में हमने जो पेशेंट को मैक्सिमम में देती है उसमें 5 दिन गुब्बू विधिवादी या हमारी खुद की प्रिपरेशन में पाउडर फॉर्म है, तो यू कैन ऑल्सो एडवाइज दैट. या हाइपोनेट, किसी को डायबिटिक लेवल भी है तो आप हाइपोनेट की टैबलेट्स उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. आफ्टर दैट 3 मंथ्स कंसेक्यूटिवली आप इस ट्रीटमेंट को देते हैं तो पेशेंट में पॉजिटिव रिपोर्ट्स, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिपोर्ट्स जो है वो मिलते हैं. सो एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस सो यू कैन आस्क. Hello, ma'am. Yes, pardon, Hello, please. am I audible, ma'am? मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जैसे केस होता है, केसेस होते हैं, अपने नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? हाँ, उसमें मैम समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो अगर प्रेगनेंसी थोड़ी एक्सीड कर जाती है तो ऑपरेट या लेजर के थ्रू वो एक ट्यूब या तो रिमूव कर दी जाती है या फिर उसमें
लाइक वो प्रेगनेंसी खत्म की जाती है तो उससे वो एक ट्यूब थोड़ी फंक्शनल नहीं रहती है, समटाइम्स वो हटी जाती है या फिर वो फंक्शनल नहीं रहती है। तो जब एक ही ट्यूब काम कर रही होती है तो हमारे पास चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कंसीव करवाने के। तो उस केस में हम आयुर्वेदा में ऐसा मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो वो एक ही ट्यूब को डैमेज करेगी ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ही ट्यूब को डैमेज करेगी ना। इफ वन मोर ट्यूब इज इंटरैक्ट विद द मैम यस, लेकिन 60 to 70% चांस 60 to 70% चांसेस हो जाते हैं ना। फर्टिलिटी 100% इनफर्टिल इंसान 100% इनफर्टाइल नहीं होता, लेकिन 60 to 70% ही चांसेस होते हैं कंसीव करने के। तो उस चीज में तो डॉक्टर साहब हमें उसी पे तो काम करना है। यस द पेशेंट इफ अगर जो आपकी डिस्ट्रैक्शन ऑफ द वॉइस जो मुझे समझ आया है, आपकी वॉइस बहुत डिस्ट्रैक्ट आ रही है। द क्वेश्चन इज दैट कि पेशेंट का अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ तो उसका ट्यूब जो है वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा। फिर सर्जिकल प्रोसीजर कोई ऐसे प्रीवियसली हिस्ट्री आती है सो उसमें इनफर्टाइल के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। द क्वेश्चन इज दैट ओनली ना। यस तो उस कंडीशन पेशेंट की जो सेकंड ट्यूब होती है उसी के ऊपर काम रीअकरेंस में नहीं लेके आ सकते। जस्ट मैंने ये भी बताया था कि हमें साध्यता और असाध्यता को समझना है, जो आचार्य से भी मेंशन किया है टू द वर्क, हम इस पे काम ही नहीं करना है। कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी को हम चेंजेस नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो सेकंड ट्यूब जो है इसकी ओके है, उसमें आप रसायन द्रव्य जब पेशेंट को एड ऑन करते हैं या योनि पीछे धारण करवाते हैं तो उसमें चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं उसकी फर्टिलिटी के। ओके मैम। सो डॉक्टर मंजू यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। पेशेंट को बोल दो कि वो है ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रही है तो 5 मिनट वेट कर। हाँ जी मंजू जी। हाँ मैम, मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं, मुझे कोर्स से रिलेटेड थोड़ी क्वेरी थी जो डायरेक्ट मैं आप ही से पूछना चाह रही थी। कोर्स से रिलेटेड क्वेरीज के लिए स्वस्थ भारत मिशन से हमारे साथ मनीषा जी जुड़ी हैं। सो मनीषा जी एक बार मैम को कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इनके डाउट्स है क्लियर कर देंगे। मैम वो डाउट आप ही क्लियर कर पाएंगे, वो मनीषा नहीं कर पाएंगे। आप प्लीज, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर का नहीं है। मैं एक एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, जो एक ऑल्टरनेट थेरेपी है। तो जैसे आपने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताया उसमें उत्तर बस्ती और ये सब कॉन्सेप्ट, हाँ मैंने नेचुरोपैथी किया हुआ है तो थोड़ा थोड़ा मैं इन सब चीजों को जानती हूँ। तो जब हम कोर्स करेंगे तो क्या आप हमें ये भी बताएंगे कि उत्तर बस्ती कैसे किया जाता है और या ये सब प्रोसीजर किस तरह से होते हैं? हाँ मैम, DNYS है, DNYS है प्लस कर रही हूँ। देखिए अगर आपका BNYS है तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, क्योंकि इसमें गायनी का सब्जेक्ट रहता है 3rd ईयर में। तो DGO का जो हमारा कोर्स है ये 2 इयर्स का कोर्स है। इसमें आपको सिलेबस में भी आपको शेयर करवा देती हूँ। यू कैन गो थ्रू द सिलेबस, देन यू विल गेट द आइडिया कि हम किस कॉन्सेप्ट से आपको पूरा का पूरा क्लियर करेंगे आपकी मतलब प्रोटोकॉल्स को। और वी आर कंडक्टिंग बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन, हमारा दोनों ही कोर्स चलता है। ऑनलाइन के लिए रेगुलर आपको जैसे मैंने अभी बताया कुछ वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में बहुत चीजों को एक्सप्लेन करना इज नॉट पॉसिबल। तो जो हमारा रेगुलर कोर्स चलता है उसमें हम वीडियोस के थ्रू, जैसे हर एक ट्रीटमेंट का वीडियोस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सब चीजों को एजुकेट करते हैं। और जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है उसमें हम आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं अंडर द गाइडलाइन ऑफ मी या मेरी टीम के जितने भी और डॉक्टर्स हैं उनके अंडर। यू कैन प्रैक्टिस आप पेशेंट्स के ऊपर ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको सब 1-to-1 चीजों को हम सिखाते हैं। ओके मैम। और अगर मैं आपसे डायरेक्ट मिलना चाहूँ तो आप कहाँ अवेलेबल होंगे, कहाँ मिल सकती हूँ मैं आपसे? मंजू जी यू कैन राइट डाउन फ्रॉम अदर ऑल्सो, यू कैन राइट डाउन माई नंबर एंड दिस हमारी टीम से भी आप डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दे विल गिव यू माई अपॉइंटमेंट्स। ओके, थैंक यू मैम। ओके
Yeah, thank you. So in your WhatsApp number, you will get all the details. So anybody else want to interested in join the course या उनको properly detailing के बारे में समझना है तो वे एक बार हमारी टीम से tie up कर लेंगे. So thank you to all. Have a nice day, and you will get your certification of participation on your WhatsApp number only. Okay, then thank you. Okay, thank you, ma'am.